नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आज हम देश की कानून व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि आज इस लोकतांत्रिक देश में क्यों गरीबों को न्याय नहीं मिलता, क्या कमी है, कैसे कानूनों की इस देश में ज़रूरत है, क्या ये जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए कानून हैं इन कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो भीम आर्मी से रिलेटेड हैं या बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड हैं वो साथी बुरा मान सकते हैं, बट मानने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बात है, जो हकीकत है, वही आपके सामने रखूँगा कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे देश का संविधान है, ये संविधान एक हमारे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश है इसके अनुसार। और इस लोकतांत्रिक देश के देयर आर 4 पिलर्स ऑफ दिस डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों पर ही लोकतंत्र खड़ा होता है। और चारों जो स्तंभ है, चारों जो पिलर हैं, ये अगर बढ़िया हो तो देश बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। बट इसमें डियर फ्रेंड्स, जैसे हम स्टार्टिंग से लेते हैं कि पहले कानून बनाया जाएगा, फिर कानून इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर कानून की व्याख्या की जाएगी और झगड़ों का निपटारा किया जाएगा। ये 3 स्तंभ हुए। इन्हें बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जिन साथियों ने नागरिक शास्त्र पढ़ा है उन सभी ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका कानून बनाती है। कानून कब बनेगा कि किसी विधानसभा में स्टेट के लेवल पर बनना है या सेंट्रल लेवल पर बनना है, तो डियर फ्रेंड संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है और वो विधेयक जब 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। यानी कि विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है जब वो कानून बन गया उस कानून को लागू करना। स्टेट ने बनाया तो स्टेट में लागू होगा और सेंटर में अगर कानून बना है तो वो देश में लागू होगा। और फिर आ जाती है तीसरे नंबर पर हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशियरी। यानी कानून बना, कानून इम्प्लीमेंट हुआ और उस कानून के अनुसार ही हमें चलना होता है। और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, उसे सजा देने का प्रावधान है हमारी जुडिशरी सिस्टम का, यानी कि न्यायपालिका व्यवस्था जो बनाई हुई है उसका। और जो चौथा स्तंभ है डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा मीडिया, यानी कि समाचार, खबरें जो होती हैं वो आ जाता है। इनका काम क्या होता है? जो 4th पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि जनता और सरकार के बीच में एक संबंध स्थापित करना, जनता की स्कीमें, जनता की मांगे सरकार तक पहुंचाना और सरकार की कानून जो है उनका प्रचार प्रसार करना और जनता को बताना, इनका ये काम होता है। बट ये जो 4th पिलर है, ये तो बिल्कुल वही बात है साथियों कि अपने जो वसूल होते हैं ये वसूल खो चुका है। यानी कि मीडिया अपने वसूल खो चुका है।
ये अपना मतलब खुद का जितने भी चैनल्स हैं जो बड़े लेवल पर काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, लगभग ये चैनल खबरें जो दिखाते हैं कई बार एक तरफी खबर दिखाते हैं, यानी कि ये बिकाऊ हो चुके हैं, ये स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करते। पहले शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो जो मीडिया था वो मीडिया बहुत दबाव में काम करता था, यानी कि जो सरकार कहती मीडिया ने वही दिखाना पड़ता था। अब क्या है, बदला है, सिस्टम बदला है, लेकिन अब भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिलेंगे आपको कि वो सिर्फ मोदी जी का ही प्रचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो विपक्ष वालों की ही बात उठाते हैं, यानी कि किसी भी खबर पर एकदम से जनता भरोसा नहीं करती, समझ में नहीं आता जनता को, यानी कि ये कन्फ्यूजन में डाल रही है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हम, जैसे जो हमारे देश में कानून चल रहे हैं, जिससे आदमी को चाहिए सुरक्षा, आदमी की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। देश को चाहिए सुरक्षा, देश की सुरक्षा का जिम्मा मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी डियर फ्रेंड्स ये एयरफोर्स है, नेवी है, इनका काम है देश की रक्षा करना। स्टेट लेवल पर डियर फ्रेंड्स हर अलग अलग स्टेट की अपनी पुलिस है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा पुलिस है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है। तो इनका काम है अपने स्टेट में, अपने राज्य में जनता के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। बट अब आप हैरान हो जाएंगे कि आज से 165 साल पुराने कानून हमारे देश में चल रहे हैं। ज़्यादातर कानून आपको जो यानी कि जो पुलिस कानून है, पुलिस कानून 1860 के। अब 1860 में डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ना ही तो बाबा साहब थे। जिन लोगों में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है वो लोग मेरी वीडियो को नहीं सुने। 1860 में अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे। क्यों बनाए थे? पुलिस तो पहले भी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर 1860 में बहुत सारे कानून बनाए, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई जो 1858 तक चलती रही। फिर 1858 में जो पूरे भारत को कंट्रोल किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी कि जो ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार थी, पूरे भारत को वो चलाने लगी। मंथन हुआ भाई अब आप ऐसे कानून बनाए, पुलिस को ऐसे अधिकार दें, राइट दें। तो अंग्रेज़ों ने 1860 में और 1861 में बहुत सारे कानून बनाए। आज वही कानून ज्यों के त्यों आज हमारे देश में चल रहे हैं। यहाँ किसी साथी ने जय भीम जय भारत नहीं निकला। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कानून भैया अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए हैं। 1860 में ना ही तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। यहाँ लोगों का क्या है, वोट लेने के लिए माइंड वॉश कर रखा। जो लोग कोर्टों में, पुलिस स्टेशनों में धक्के खाते हैं, उन्हें पता है कौन से कानून इस देश में चल रहे हैं। 1860 के पुलिस एक्ट आज भी ज्यों का त्यों जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, ज्यों का त्यों, उसमें कोई बदलाव नहीं, ज्यों का त्यों हमारे देश में चल रहा है। दैट्स द मेन रीज़न ए पुअर पर्सन
कैंट गेट जस्टिस, न्याय नहीं मिलता गरीब व्यक्ति को। पुलिस के पास ऐसे ऐसे राइट्स हैं, यानी कि अब एक बात मैं आपको बीच में बोल देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इट इज रिजिड फॉर पुअर पर्सन एंड फ्लेक्सिबल फॉर रिच पर्सन। भारत का संविधान लचीला और कठोर है। अगर किसी ने पढ़ाई कर रखी है राजनीति शास्त्र की तो उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। किसी ने 11वीं 12वीं में पढ़ा हो राजनीति शास्त्र, उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा जो आज बड़े हो चुके हैं, अगर पढ़ा होगा तो। अगर नहीं पढ़ा फिर नहीं समझ में आएगा। रिजिड होता कठोर, एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है लचीला, कि भारत का संविधान कठोर और लचीला है। कठोर किसके लिए है? गरीब के लिए। अमीर के लिए ये लचीला है। अमीर इस कानून के शिकंजे से बहुत बचे रहते हैं। अब तो थोड़ा सा ये है कि डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा हाईटेक ज़माने में आ गए हैं। हम कोई अपराध होता है रिकॉर्ड कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं, मामला उठ जाता है। फिर भी देखो बड़ी मुश्किल से न्याय मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा कर देखें, जब हमारे हाथों में कैमरे वाला फ़ोन नहीं था या किसी भी प्रकार का फ़ोन हमारे हाथ में नहीं था, तब इस पुलिस ने इस भारत की जनता पर कितने अत्याचार किए होंगे। आज ये हाल है। आज भी डियर फ्रेंड्स गरीब आदमी की FIR तक नहीं होती। उनके लिए कितना रिजिड है ये कानून, कितना कठोर है। पुलिस वाले डांट फटकार के दबा देते हैं, इधर से उधर, इधर से यहाँ नहीं लगेगी भाई, हमारे उसमें रीजन में नहीं पड़ता, ये हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता, भगा देते हैं। वो 2-4 चक्कर काट के अपने घर बैठ जाता आराम से। तो सबसे पहले तो मैं सभी जो बुद्धिजीवी साथी हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस देश की कानून व्यवस्था खराब है। पुलिस के जो कानून है वो सारे 1860 के हैं, इसलिए इन चीज़ों के लिए भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदार न ठहराएं। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लिए घूम रहे हैं या सिर्फ आप ये जो नेता हैं इनके भाषण सुनते हैं, इन्होंने कोई सच नहीं बताना आपको, क्योंकि दे यूज यू एज ए वोट बैंक। ये आपका वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपके जीवन में कितना दुख है, आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, इन लोगों ने कोई लेना देना नहीं। तो अब सोचने की बात ये है कि 165 साल पुराने कानून आज हमारे देश में चल रहे हैं और हम कहते हैं कि हम तो आज़ाद हो गए, आज़ाद भारत में जी रहे हैं। हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें घूमने फिरने का अधिकार है। ये अधिकार पहले भी थे, ये अधिकार पहले भी थे डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई वो मत मानो कि 1947 से पहले कोई किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, किसी को घूमने फिरने नहीं दिया जाता था। जो संत रविदास जी महाराज हैं वो पूरे देश में घूमे हैं, कबीरदास जी महाराज पूरे देश में घूमे हैं, पूरे देश में उन्होंने सत्संग किए हैं। ऐसा नहीं कि बोलने का अधिकार नहीं था। ये मैं किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं करता कभी भी। मेरी बातों के पीछे बहुत गहनता के लॉजिक होते हैं। भी पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, पहले ये नहीं था, पहले वो नहीं था, पहले सब कुछ था भैया। पहले लोग शिक्षा लेना ही नहीं चाहते थे, शिक्षा की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और जिन्हें ज़रूरत होती थी वो ले लेते थे। अब आप उस जो पहले क्या था क्या नहीं था उस चीज़ को छोड़कर अब आज के हालात देखिए क्या हो गई है कि आज भी हम 165 साल पुराने कानूनों को झेल रहे हैं।
लगभग आपको कानून मिलेंगे 1860 और 1800, फिर एविडेंस एक्ट आ जाता है। एविडेंस एक्ट ये 1861 में बना था। बहुत सारे कानून आपको 1865 के मिलेंगे। बहुत सारे कानून आपको 1935 के मिलेंगे। इसमें संविधान सभा का और इसमें कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है डियर फ्रेंड्स। बाबा साहब का जो योगदान रहा है वो मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। आज क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में कवर नहीं होगा ये। आज आप बस इतना ही समझ लें कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता और इन कानूनों को बदलने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन जब कानूनों को बदलने की बात आती है तो भीम आर्मी खड़ी हो जाती है, बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो जाती है। अरे मूर्खो, तुम क्यों भोली भाली जनता को उल्लू बनाते हो? तो इसका मतलब तो आप ही ये चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले ही नहीं। आप गरीबों के मसीहा बने घूम रहे हैं, दलितों के मसीहा बने घूम रहे हैं। न्याय किसे नहीं मिलता? इन्हें तो न्याय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ये जो कानून है यही बेकार है। इन कानूनों को आप बदलने नहीं देते कि ये बाबा साहब का अपमान है, बाबा साहब का अपमान। अरे बाबा साहब के कानूनों की बात नहीं कर रहा मैं। ये 1860 के जो चल रहे हैं कानून, 61 के, 65 के, 1865 के, इनमें बाबा साहब का क्या रोल है बताओ? बाबा साहब तो पैदा ही नहीं हुए थे। क्यों देश की जनता को चुतिया बना रहे हो आप? बस आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और भोली भाली जनता को और अंधेरे में आप धकेल रही हैं। अब बात आ जाती है डियर फ्रेंड्स कि पहली बात, गरीब व्यक्ति की शिकायत ही दर्ज नहीं होती। दूसरी बात, बड़ी मुश्किल से अगर हो भी गई, पुलिस उसमें मनमानी धाराएं लगाती है, मनमानी इन्वेस्टिगेशन करती है और फॉल्स रिपोर्ट या चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है। भाई ये कर दिया हमने, ये भाई अगर जो फॉल्स रिपोर्ट तैयार की है या जो चालान प्रस्तुत किया है पुलिस ने, अगर उसमें कमियां हैं, पुलिस वाले से को सस्पेंड नहीं किया जाता। देखिए अब आप, तो फिर पुलिस वाले क्यों डरेंगे? बल्कि मेरा तो ये कहना है कि ये कानून के रखवाले हैं, अगर ये गलत कार्य करते हैं तो इन्हें सस्पेंड छोड़िए, इन्हें टर्मिनेट कर देना चाहिए। एट द सेम टाइम they must be terminated and their salaries which were given to him must be snatched by the government। यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है, अच्छे से वो किसी मामले की छानबीन नहीं करता, तो उसको तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल देना चाहिए और जितनी सैलरी उसने पहले ली है वो भी छीन लेनी चाहिए, वो भी जब्त कर लेनी चाहिए उसकी सरकार के द्वारा। तब जाके इतना मतलब रिजिड कानून जब पुलिस वालों के ऊपर बनेगा तब जाकर ये सीधे होंगे। अदरवाइज ये अपनी मनमानी करते रहेंगे, न्याय मिलना नहीं, लोग कोर्टों के चक्कर खाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई गरीब आदमी चला गया, फिर वहां से अगर वो हार गया तो हाई कोर्ट नहीं जाया जाएगा, और हाई कोर्ट में कौन सी सुनवाई होगी? फिर हाई कोर्ट में वही डिसीजन जो निचली कोर्ट ने दिया वही हाई कोर्ट दे देगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। कहने का मतलब नहीं मिलता न्याय। अब रही बात डियर फ्रेंड्स कि जैसे जो जजेस होते हैं, इन्हें तो मतलब एक
न्याय का देवता मानते हैं। अगर किसी जज को रिश्वत लेते पकड़ा गया है या उसकी जो संपत्ति है वो बहुत बढ़ गई है, उसकी संपत्ति की जांच होती है, और बहुत सारे जजेस तो आपने वीडियो देखते होंगे कि उनके घरों में नोटों की बोरियां भरी मिलती है। ऐसे जजेस को टर्मिनेट नहीं किया जाता। तो जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, और अगर वो न्याय बेच रहा है, पैसे लेकर न्याय बेच रहा है, तो कम से कम मिनिमम सजा उस जज की फांसी होनी चाहिए। लेकिन होते वो सस्पेंड तक नहीं, फिर न्याय की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? जो न्याय देने वाले हैं वो रिश्वत लेते हैं, वो पकड़े जाते हैं, सस्पेंड तक वो होते नहीं, फिर किस बात का कानून है भैया? या जय भीम जय भारत जय संविधान लिखने से होगा क्या? क्या होगा? ये लोग आपको उल्लू बना रहे हैं, बिल्कुल। कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का है, बाबा साहब का है। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये अंग्रेजों के कानून क्यों है? कब समझ में आएगी आपको? और कौन समझाएगा ये बातें? बाबा साहब ने जो कार्य किया, बाबा साहब डियर फ्रेंड्स, वो 389 बंदों के बीच में अकेले थे। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो विधायिका होती है, जो कानून बनाती है, 2/3 बहुमत से जब पास होगा तब वो जाकर कानून बनता है। तो बाबा साहब तो अकेले थे, उनके विधेयक को कौन पास करेगा? पूरी की पूरी जो संविधान सभा थी उसमें मोस्टली कांग्रेस पार्टी के बंदे बैठे थे, जो जिनके ऊपर नेहरू की कमांड थी। तो जैसा नेहरू ने चाहा वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ये बात आप स्वीकार कर लें। जैसा नेहरू ने चाहा, क्योंकि बहुमत वहां तो नेहरू का था। जैसा नेहरू चाहता था वही लिखा जाता था। अब बाबा साहब क्या करें? बहुमत नहीं है, बहुमत के बगैर कुछ होना नहीं। बाबा साहब ने जो मजदूरों के लिए काम किया, जो महिलाओं के लिए काम किया, जैसे मजदूरों में डियर फ्रेंड्स, जैसे सरकारी कर्मचारी लगाओ या जो मिलों में काम करते थे, उनका 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जाता था। तो बाबा साहब ने प्रयास किया और उसको 8 घंटे का करवाया। बट वो संविधान के अनुसार नहीं हुआ, संविधान सभा में नहीं हुए ये काम। ये संविधान सभा में काम नहीं हुए। महिलाओं के मतलब जो अधिकार मिले महिलाओं के, जैसे प्रसव काल में जब, जिसे जापा बोलते हैं, जब बच्चा होता है महिलाओं को, तो छुट्टियों का प्रावधान बाबा साहब ने करवाया। 3 महीने की होती थी, अब वो बढ़ाकर मोदी जी ने आते ही 6 महीने की कर दी कि महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी मिलेगी प्रसव काल में। पहले 3 महीने की थी, उनमें उनकी सैलरी नहीं काटी जाती। तो ये काम बाबा साहब ने करवाया। अगर काम कर रहा है कोई मजदूर, उसके दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बीमा पॉलिसी, ये बाबा साहब ने करवाया। लेकिन कब करवाया ये बताता हूँ मैं आपको। ये जितने भी काम बाबा साहब ने किए, ये 1942 से लेकर और 1946 तक किए। यही कारण है डियर फ्रेंड्स, यही कारण है कि बाबा साहब
किसी भी आंदोलन में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन होता था, बाबा साहब भाग नहीं लेते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया हुआ था महात्मा गांधी ने, तो बाबा साहब ने उस आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाबा साहब ने उस समय बीड़ा उठा रखा था कि जो मजदूरों का जो टाइम है, टाइमिंग है, इसको घटवाना है, 8 घंटे करवाना है। बाबा साहब अपने अलग मिशन पे निकले हुए थे और वो एक बाबा साहब के लिए मौका था, और इसी कारण वो काम हो गए। क्योंकि उधर आंदोलन चल रहे थे, इधर बाबा साहब अलग से लड़ाई लड़ रहे थे अपनी, तो अंग्रेज बाबा साहब की मान लेते थे। क्यों मान लेते थे? कि बाबा साहब की अगर वो न माने तो अंग्रेज़ों को ये डर था कि कहीं बाबा साहब भी अपने समर्थकों को लेकर इन आंदोलनों में हिस्सा न ले। इसलिए बाबा साहब की माननी पड़ती थी। तो ये जो काम बाबा साहब ने किए, ये काम डियर फ्रेंड्स हुए हैं 1942 से और 1946 के बीच। और जो SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ, जो कि आज मतलब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, बट जो बच्चे कंपटीशन देते हैं ना, उन्हें पता है। क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी की कट ऑफ आती है, अब इतना गैप नहीं है कि जर्नल यहाँ है, SC यहाँ है और BC यहाँ है, नहीं। अब ये घटता घटता जो डिफरेंस है ये यहाँ तक आ चुका है। यानी कि कट ऑफ में 2-3 नंबर का ही फर्क रहता है। अब उन 2-3 नंबरों के लिए लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं रिजर्वेशन चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1-2 साल में वैसे ही बराबर हो जाएगा कंपटीशन। मान लिया कि 80% जर्नल का सिलेक्शन होता है तो 80 वाले का ही SC का होगा। रिजर्वेशन का क्या सिर में मारोगे फिर? क्यों लड़ते हो इन चीज़ों के लिए? अब कहते ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं है जन्मसिद्ध अधिकार। आपको मालिक मेंटल पागल पैदा करता है क्या? जन्मसिद्ध अधिकार है। जो कंपटीशन लड़ा जाता है, जो कंपटीशन की तैयारी की जाती है, आपके अंदर मालिक कम दिमाग डालता है क्या कि आप कंपटीशन में भाई आप इस जाति में पैदा हुआ होगा ये तो, और इसको थोड़ा कम दिमाग दे दे। इससे हमारे बच्चों की मानसिकता खराब होती है। इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बल्कि बच्चों की मानसिकता का लेवल गिरता है। उस समय जब दिया गया था उस समय सही था, क्योंकि उस समय बिल्कुल हालात खराब थे। आज इतने हालात खराब नहीं है। आज पढ़ाई महंगी नहीं है। आज पढ़ाई महंगी नहीं है और ना ही महंगी हो सकती। आज डियर फ्रेंड्स, आज से ठीक मैं बताता हूँ आपको, 2006-07 में मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में खूब घूमा हूँ। दिल्ली का मुखर्जी नगर पूरे हिंदुस्तान में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए फेमस था। मैंने मुखर्जी नगर में बहुत बच्चों को मोटिवेट किया, बहुत कोचिंग सेंटर्स में लेक्चर दिए हैं। जो बच्चा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था उस समय, आज से मतलब 17-18 साल पहले, 20 साल पहले, उनका खर्चा नियर अबाउट 3 लाख रुपए आ जाता था। आज से 20 साल पहले की 3 लाख रुपए की आज वैल्यू देख ले कितनी होगी। 10 लाख रुपए कम से कम मान सकते हैं। लेकिन आज IAS IPS की तैयारी कोई भी बच्चा 7,500 रुपये में कर सकता है। इतना सस्ता हो गया है। अब ये महंगाई का रोने की कोई ज़रूरत नहीं है कि महंगाई है। और आगे अब ये 7,500 है ना, मैं आपको दिखा दूंगा कि 5 साल के बाद
IAS, IPS, SSC, बैंकिंग, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, नेवी, एयर फोर्सेस या ऑल अदर वॉल ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, हजार रुपये में भी कोचिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी ही इतनी हाई फाई हो गई। तो ये महंगाई का रोना बंद कर दे कि पढ़ाई महंगी है। ये रिजर्वेशन का रोना भी बंद कर दे, क्योंकि मेरिट लगभग अब 1-2 साल में कट ऑफ बराबर हो जाएंगे। जो मेरिट ओबीसी की आती है और जनरल की आती है लगभग बराबर हो चुकी है, 1-2 नंबर का फर्क होता है। मैं हर प्रकार के रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखता था पहले, अब तो मैंने कई दिन हो गए छोड़ दिए। अगर किसी के दिमाग में ये होना कि मास्टर वैसे बोल रहा है तो आप चेक कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट की 75% गवर्नमेंट जॉब्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देता है, उसकी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट्स की कट ऑफ देख लेना, कितना फर्क मिलेगा आपको। तो अब ये रिजर्वेशन जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अधिकार है हमारा भाई। ये बच्चों को मानसिक रूप से आप कमजोर मत करें, मानसिक रूप से गुलाम मत रखें। अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा ये सुनेगा कि आरक्षण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसके दिमाग में एक चीज और भी आ जाएगी कि मैं फिर जन्मों जन्मों से कमजोर हूं। ये भी उसके साथ में विचार पैदा हो जाएगा कि मैं जन्मों जन्मों से कमजोर हूं और मैं आगे भी कमजोर ही रहने वाला हूं, इसीलिए मेरे को जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ। ये एक सीढ़ी थी एक बार चढ़ने के लिए, और बाबा साहब को इस बात का पता भी था कि ये आरक्षण आगे जाकर इस समाज को डुबोएगा। इसीलिए बाबा साहब ने 10 साल का प्रावधान किया था कि 10 साल तक इस समाज के लोगों को रिजर्वेशन दी जाए, ताकि कुछ लोग आगे आ जाएंगे और जो आगे आ जाएंगे वो पीछे वालों को आगे अपने आप ले आएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। वोट लेने के चक्कर में उसे बढ़ाते गए। लोगों के दिमाग में अगर ये है कि मैं तो रिजर्वेशन के बलबूते पर नौकरी लगाऊं, ये आपका वहम है। रिजर्वेशन नहीं होती। अगर आपकी नौकरी की चाहत थी तो आपको वैसे भी मिल जाती, आप थोड़ा और पढ़ लेते। अगर आपने 4 घंटे तैयारी की, आप 5 घंटे कर लेते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 1986 से पहले डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की कोई वैल्यू भी नहीं थी। 1986 से पहले के मैं बहुत सारे ऐसे आज भी जीवित व्यक्ति दिखा दूंगा जो नौकरी लगे थे और उन्होंने नौकरी को लात मार दी, छोड़ दी। उनका ये कहना है कि कहना होता था कि इतना काम, इतने पैसे तो हम घर ही कमा लेंगे, क्योंकि सैलरी ही नहीं होती थी। अब नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि और काम कुछ बचा नहीं। सरकारी नौकरी कर ले, उसमें क्या है कि सैलरी फिक्स है, टाइम टू टाइम सैलरी आएगी, बैंक लोन देते हैं, लोन से अपना मकान बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, लोन से अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। बस दैट्स द रीजन। यही कारण है कि सरकारी नौकरी को पसंद किया जाता है। तो अब मैं पुनः उसी पॉइंट पर आता हूं कि ये जो कानून है डियर फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा दुखदाई इस दलित समुदाय के लिए ही है। जो अंग्रेजों के कानून हैं उनके लिए तो, जिनके पास पैसा है उनके लिए ठीक है, जुडिशियरी सिस्टम ठीक है। आजकल तो उन्हें कोर्टों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। एडवोकेट नहीं डलवाएगा, एडवोकेट के मुंशी के डलवा लेंगे पैसे डाल दे भाई, अगली तारीख मिल जाएगी। अरे गरीब आदमी क्या करेगा? इसलिए सख्त जरूरत है इन कानूनों को। विदाई का समय आ चुका है, लेकिन विदाई का समय तब आएगा
जब ये सोया पड़ा समाज जागेगा। लेकिन इसे जो ये नीले झंडे वाले हैं ये जागने नहीं देते, इनको गुमराह करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस वोट बैंक पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो ये जो डियर फ्रेंड्स जो चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में ही एक घटना घटी थी डियर फ्रेंड्स, 2 बिल्कुल निर्दोष बच्चों के आजीवन कारावास हो गया। कैसा कानून है ये? FIR एक बार होती है। FIR का मतलब ये होता है कि कोई भी केस है उसकी FIR हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें 2-2 बार स्टेटमेंट कर रखी है। दो बार स्टेटमेंट पुलिस ने। और उस पुलिस ने ऐसा चालान पेश कर दिया, भैया जिस जगह पे जिस बंदा जो गिरा था उसकी हत्या नहीं हुई थी, वो ठीक ठाक था। जिस जगह पे वो मिला, जो चश्मदीद गवाह थे उनको हटा दिया गया, फर्जी गवाह बन गए, क्योंकि वो कहने लगे कि दीवार के सिर पटक रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जैसी तैसी कर दी, भैया जहाँ पे वो पड़ा मिला था वहाँ दीवार ही नहीं है। लेकिन फिर भी सजा हो गई और कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ दीवार नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि वो दीवार टूट कर पानी में कई सालों से पड़ी। लेकिन न्याय नहीं मिला ना। गुस्ताखी किसने की? पुलिस ने। क्यों करती है पुलिस गुस्ताखी? अंग्रेजों वाला सिस्टम भैया, कुछ नहीं बिगड़ता पुलिस का। पुलिस और जजेस के ऊपर जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक आम जो पब्लिक है इन्हें इनका कुछ नहीं होगा, इन्हें कोई न्याय नहीं मिलना, क्योंकि इनके ऊपर सख्त कानून है ही नहीं। पुलिस वाले को ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, रिश्वत लेता पकड़ा गया सस्पेंड कर देते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल में वो बहाल हो जाता है। जब वो बहाल हो जाता है तो जो सस्पेंड हुआ उसकी जो आधी सैलरी रुकी हुई थी वो सारी इकट्ठी हो जाती है और उसको पकड़ा दी जाती है, ले तेरी सैलरी पकड़। उसका गया क्या? सस्पेंड होने में उसका नुकसान क्या हो गया बताओ? एक बार जनता खुश हो जाएगी, सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड कर दिए। अरे सस्पेंड में उसका नुकसान तो नहीं हुआ कुछ, वो 2 साल बाद फिर लग जाएगा। और जो ही 2 साल बाद वो ज्वाइन करेगा उसे सारे जो उसके रुके हुए पैसे वो मिल जाएंगे। उसको तो फायदा और हुआ कि उसके 2 साल की आधी सैलरी वो इकट्ठी हो गई, इकट्ठे पैसे हो गए, काम आ जाएंगे। नुकसान क्या हुआ? तो या अगर कोई पुलिस अधिकारी रिश्वत लेता है या किसी केस की निष्पक्ष जांच नहीं करता, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए और जितनी सैलरी पहले ले रखी है वो उसे वापस लेनी चाहिए, तब जाके सुधार होगा। सस्पेंड करने से क्या होता है? एक बार जनता खुश हो जाती है, सस्पेंड कर दिए भाई, मीडिया वाले आ गए, वो आ गया, वो आ गया, हम मंत्री से मिले, ये कर, भाई सस्पेंड कर दो इसको। अरे वो आपको उल्लू बना रहे हो, मंत्री मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, वो उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। पता सस्पेंड कर दिया, थोड़े दिन के बाद फिर वो नौकरी करेगा। उसको निकालते क्यों नहीं नौकरी से? पता तो तब चले ना। ऐसे कानून लेके आओ ना कि अगर पुलिसकर्मी कोई गड़बड़ी करता है तो उसको नौकरी से निकालो और जो सैलरी उसने पहले ली है वो उससे ले लो वापस। फिर तो कोई पुलिस वाला डरेगा। सस्पेंड नाम से कौन डरेगा भाई?
और जो जजेस हैं डियर फ्रेंड्स, ये तो सस्पेंड ही नहीं होते, इनकी तो सेटिंग ही इतनी तकड़ी है। हाई कोर्ट के जजेस पकड़े जाते हैं, इनके घरों में बंडल के बंडल मिलते हैं, मतलब बोरियां भरी मिलती है पैसों की, सस्पेंड तक नहीं होते। और इनकी कलम के अंदर इतनी पावर है, हाई कोर्ट के जज के अंदर इतनी उसकी को पावर मिली हुई है कि वो मुख्यमंत्री को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखना है और जेल के अंदर डाल सकता है। अरे वो मुख्यमंत्री, तुम सिर्फ जज है, और ये जज बनते कैसे हैं? कैसे बनते? जज बनने की कोई खास वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, ये एक्सपीरियंस्ड बेस पर बन जाते हैं। और फिर उस कलम का किस प्रकार से गलत इस्तेमाल किया जाता है। किसी को भी है बिना वजह किसी को भी जज अंदर डाल सकता है। लिखना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, भी कोर्ट को अपमान कर दिया। एक तरफ इतनी पावर है, चलो इतनी पावर देनी चाहिए, तो इतनी पावर अगर आपको दे रखी है, जिस दिन आप रिश्वत के मामले में फंसो, जब आप कोई फैसला निष्पक्ष नहीं करते, आप निर्दोष लोगों को जेल में डाल देते हैं, तो आपको फांसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कानून नहीं आना चाहिए, आपके ऊपर कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन आवाज कौन उठाएगी? फिर तो कहते हैं संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, निकल आएंगे नीले झंडे ले लेके, जय भीम, जय भारत, जय संविधान है। उन्हें पता ही नहीं कानून चल क्या रहा है देश में। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इस वीडियो को कोई शेयर नहीं करेगा, बिकॉज इस वीडियो में सच्चाई है। इस वीडियो से लोग जागृत हो सकते हैं, लेकिन शेयर नहीं करेंगे क्योंकि चाहते ही नहीं कि पब्लिक जागे, पब्लिक को हकीकत का पता चले कि हाँ भी बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, ये कानून बदलने चाहिए, पुलिस और जजों के ऊपर सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, तब कोई न्याय मिलेगा। एक मुकदमे का मतलब कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, ये मुकदमा है धारा के हिसाब से बना दो भी, अगर कोई संगीन अपराध है तो भी कम से कम 2 साल में तो इसका फैसला आ ही जाना चाहिए, छोटे मोटे हैं 1 साल में तो उसका निपटारा हो ही जाना चाहिए। कोई निर्धारित तो करो, कोई निर्धारित है ही नहीं। एक बंदे को मैं बताता हूं अब आपको, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अभी पीछे लगभग 1 महीने पहले आया, उसने कितना मुकदमा लड़ा, कितना लंबा मुकदमा लड़ा है डियर फ्रेंड्स। 5 और 43 48 साल मुकदमा लड़ा। 48 साल बाद कोर्ट ने निर्दोष बरी कर दिया उसे। मैंने जिस दिन वो फैसला आया स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। 5 साल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वो लड़ता है और 43 साल हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है। वो तो चलो जिंदे जी अपना फैसला दे गया, उसका नाम लखन है, आप पढ़ लेना, 103 साल की उम्र है उसकी। तो यार हद होती है। तो आप इस कानून को, ये अब जय भीम लिखने का मन करता क्या किसी का? मेरा तो करता नहीं, आपका करता होगा, करो आप। ऐसा नहीं मैं बाबा साहब की इज्जत नहीं करता, मैं बाबा साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन जो कानून रन कर रहे हैं बाबा साहब के नहीं है। बाबा साहब ऐसा संविधान नहीं लिखते,
अगर उनके पास संविधान सभा में बहुमत होता। ये सारे के सारे कानून नेहरू ने लिखवाए हैं कि जैसा का तैसा उठा के रख दो अंग्रेजों का बड़ा, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। वही पॉलिसी नेहरू ने अपनाई, डिवाइड एंड रूल। रिजर्वेशन क्यों दी गई? डिवाइड एंड रूल कि समाज टूटा रहे। रिजर्वेशन को क्यों बढ़ाते गए? कि ये जो दलित समुदाय है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये आपको वोट देता रहे और इन्हें मानसिक गुलामी भी इनके दिमाग में बनी रहे। यही कारण है हमारे दिमाग से मानसिक गुलामी निकल ही नहीं पा रही। अरे अब तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब तो कोई ये बहाना नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। कोई बहाना नहीं, किसी के पास भी, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के पास भी नहीं है ये बहाना। क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी इतने सस्ते हो गए हैं कि आप अच्छा नहीं ले सकते तो 2-2.5 हज़ार रुपये में भी एंड्रॉयड फोन मिल जाता है। नया नहीं ले सकते तो आप सेकंड हैंड 1000 रुपये में भी आपको एंड्रॉयड फोन मिल जाएगा, और उससे आपका बच्चे को आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब किसी के पास ये बहाना नहीं है कि हम तो गरीब हैं जी, बच्चे को कैसे पढ़ाएं। ये जो बड़े बड़े महंगे स्कूल दिखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि वहाँ पर बच्चों के अंदर कोई सैक्रामेंट डाले जा रहे हैं, संस्कार डाले जा रहे हैं, वहाँ ज़्यादा कोई एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बच्चों को 5-10 अंग्रेजी की लाइन सिखा देते हैं। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग ग्रांड पा, फलाना दिखड़ा, ये 5-10 लाइन सिखा देते हैं और पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं, ओ मेरा बेटा तो अंग्रेजी, मेरी बेटी तो अंग्रेजी बोलती है, बाय बाय सिखा देते हैं। ये दीज आर नॉट सैक्रामेंट्स, ये संस्कार नहीं है। ये आपके दिमाग को मतलब एक किस्म से आपको डोपामिन दिया जा रहा है, आपको ऐसा इंजेक्शन दिया जा रहा है कि आप खुश हो जाते हैं। वो डोपामिन मिलते, एक डोज मिलते और खुश होकर फीस दे देते हो भारी भरपूर। तो साथियों, मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो के भी किसी को मन करे तो शेयर कर देना, नहीं कोई भी मन नहीं करता मत शेयर करना। अपना काम है डियर फ्रेंड्स, हम तो अपना कर्म करते हैं। इसके अलावा इसका रिजल्ट क्या होगा वो अपने हाथ में नहीं। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसका फल कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। हमारे हाथ में हमारा कर्म है, वो मैंने कर दिया। मेरे विचार जो भी मैंने लगा कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, ताकि कुछ लोगों को समझ में आए। कुछ लोगों के समझ में आएंगे तो वो समझाएंगे किसी दूसरे को भी, हाँ इन चीज़ों में बदलाव की सख्त ज़रूरत है। एक्चुअली में ये चीज़ चल रही है, लेकिन लोग क्या होता है, लोगों का, हमारे देश के लोगों की एक मेंटलिटी क्या बनी हुई है भी, मैं तो नहीं फंसा हुआ, मुझे क्या दिक्कत है, दूसरे फंस रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, तो आप क्यों शेयर करेंगे, क्यों आवाज उठाएंगे? क्योंकि आप फंसे हुए नहीं। लेकिन याद रखना, किसी न किसी दिन आप फंसेंगे, और फिर आपको पछतावा होगा, तब आपको पता चलेगा। मैंने एक बिल्कुल फर्जी मुकदमे की 7.5 साल तक तारीख भुगती, फर्जी मुकदमे की, और वो तो शुक्र है मालिक का कि मुझे अच्छा वकील मिल गया, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि 20 साल भी मेरा उस केस से पीछा छूटता। वो ईमानदार वकील भी, मालिक ने भी ये सोचा भी यार ये बंदा परेशान है, इसको कोई अच्छा व्यक्ति मिलाए। एक अच्छा वकील मिला और उसने जाते ही मैं बरी करवा दी। नहीं, पहले वाला तो मतलब
ऐसे कपड़े फाड़ लेता था। यानी कि जो वकील होते हैं, कोई सौभाग्यशाली ही इंसान होगा जिसे अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो इतना करप्ट सिस्टम है। एक टिकट जहाँ लगेगी ना, क्लाइंट को ये कहेंगे 10 टिकट लिया 10-10 रुपये वाली, चाहे एक लगनी हो। इनके काम ऐसे होते हैं, तो गरीब आदमी बताओ क्या करेगा। तो इसलिए साथियों, जागने की ज़रूरत है और जगाने की ज़रूरत है। मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।